प्रयास किया गया कि जो पिछला 2010 में जो चुनाव हुए थे या जो लोकसभा में 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो जितना वोटिंग परसेंट था उससे अधिक हुए। हालांकि अब देखना होगा, आज देखना होगा कितना वोटिंग परसेंट हो पाता है। बिल्कुल देखना होगा कि आज किस तरीके का प्रतिशत रहता है। शशि, वक्त हो चला एक ब्रेक का हमारे लिए, हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास इन तमाम चीजों को समझने के लिए। और इस बीच हमारे साथ रवि तमाम जगहों से हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सिवान से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बेतिया से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और इस बीच तकरीबन आधे घंटे से कम का वक्त बचा है जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। आप पहले वोटर भी अगर हैं, आप अपनी सेल्फी लीजिए। आप पहले अगर वोट करने पहुंच रहे हैं, उन सेल्फी को लेकर के आप भेज सकते हैं। आपकी वो सेल्फी अपने टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे और इस तरीके से वो तमाम लोग इसमें एक बार फिर से अपनी हिस्सेदारी देख भी पाएंगे। तो इसमें पीछे ना छूटे, इंतजार सिर्फ तकरीबन आधे घंटे का और इसके बाद आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। जो है मुंबई के अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। 7 करोड़ मतदाता 243 विधानसभा सीटों पर 5 चरणों में बदलेंगे बिहार की किस्मत। किसके सर सजेगा ताज? बिहार चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देखिए ईटीवी पर दिन भर, क्योंकि इलेक्शन का मतलब ईटीवी। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह होते हैं, इसलिए हमें इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए अधिक से अधिक संख्या में घर से निकलकर वोट डालने जाना चाहिए। लेकिन मुझे खेद है कि बिहार में अब तक हुए चुनाव में 60% से भी कम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसलिए मैं ईटीवी की ओर से आपसे अपील करना चाहूंगा कि घर से निकलकर अधिक से अधिक संख्या में आप मतदान केंद्र पे मतदान करने जाएं। अपने वोट को व्यर्थ न जाने दें। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट अगले 5 साल के लिए बिहार की दशा और दिशा तय करेगा। इसलिए पूरे तौर पर निर्भीक, स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर मतदान करें। आपके वोट से, आपके मतदान से बिहार में एक स्थायी और विकासोन्मुख सरकार का गठन होगा, जिसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि अंतोगत्वा बिहार का विकास, बिहार की समृद्धि, बिहार की सुख और शांति, यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। तो 7 जिले और 55 विधानसभा सीटें, सभी जगहों पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वहां पर जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वो तस्वीरें भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और तार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आप वक्त का इंतजार न कीजिए कि कब तक, आखिर तक आप वोट कर सकते हैं। सबसे पहले यूं कहा जाए रवि कि जलपान से पहले आप मतदान कीजिए और उसके बाद अपने तमाम काम आप करिए। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए कि बिहार के तमाम लोग वोट करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सिवान चलेंगे हम एक बार फिर से। दिवाकर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिवाकर, जिस तरीके से सिवान एक कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल डिस्ट्रिक्ट रहा है इस पूरे चुनाव में, सिवान का जैसे ही जिक्र आया तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक ने इशारों में यह बात कह दिया कि आप क्या वापस शहाबुद्दीन फैक्टर को यहां मजबूत करना चाहते हैं या फिर
विकास की बयार बहाना चाहते हैं, यह उनका दावा था। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखा जाए, जो सीटों का बंटवारा हुआ, जो राजद का और जदयू का गठजोड़ हुआ, जिस तरीके से कांग्रेस ने भी इन किया यहां पर, उसका भी सहयोग थोड़ा बहुत यहां पर इस गठबंधन को मिला। भाजपा एकदम से कह सकते हैं कि सीधी लड़ाई में यहां पर दिख रही है। क्या शहाबुद्दीन का फैक्टर अभी भी है? क्या वाकई में कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी जरूरत पड़ी कि भाजपा के सबसे बड़े शीर्ष नेता इस बात का जिक्र जनता के सामने बार बार करें और उस आधार पर भी वोट मांगा जाए? क्या वाकई में यहां की राजनीति में पिछले 2 चुनावों की बात कर लें, विधानसभा और लोकसभा, उसके नतीजों को देखते हुए क्या शहाबुद्दीन वाकई सिवान में कोई फैक्टर है आज की तारीख में? जी बिल्कुल, अगर सिवान की सियासत की बात की जाएगी, अगर शहाबुद्दीन की चर्चा ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। और यही वजह रही कि जब जो बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे, उन्होंने अपने मंचों से अगर शहाबुद्दीन के फैक्टर को उठाया तो बड़ी प्रमुखता से उठाया। और शहाबुद्दीन के राजनीति का असर, शहाबुद्दीन की सियासत का असर आज भी देखने को मिल जाता है। हालांकि शहाबुद्दीन यहाँ नहीं है, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है भागलपुर जेल, लेकिन शहाबुद्दीन का फैक्टर है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता। या तो शहाबुद्दीन के साथ के उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि है या शहाबुद्दीन के खिलाफ के उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि है। और जब भी वोटरों से अपील की जाती है तो शहाबुद्दीन का कहीं न कहीं असर जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो महागठबंधन की बात करें या एनडीए गठबंधन की बात करें। दोनों ही गठबंधनों ने अपने केंद्र बिंदु में शहाबुद्दीन को ही रखा। और अगर 8 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो शहाबुद्दीन का असर देखने को मिलता है। तो सिवान दिवाकर, ये भी सुनने में आ रहा था जब सीटों का बंटवारा चल रहा था, तो ये भी कहा जा रहा था कि कई सारे कैंडिडेट्स को टिकट दिलवाने में शहाबुद्दीन की भूमिका बिहाइंड द डोर्स रही है। पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन कई कैंडिडेट्स के लिए लॉबिंग करते नजर आए, ये ऐसी खबरें रही हैं। तो क्या वाकई में आज की तारीख में कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी नजदीकी शहाबुद्दीन से है, और क्या वो प्रभाव उनके ऊपर दिखाई दे रहा है? क्या वहां की जनता इस बात को महसूस कर रही है? जी बिल्कुल, इस बात की चर्चा यहाँ जोरों पर रही कि जो राजद या जेडीयू के कैंडिडेट यहाँ तय किए जा रहे थे, राजद और जेडीयू के कैंडिडेट का चयन किया जा रहा था, यानी ओवरऑल महागठबंधन के कैंडिडेट की बात करें तो उस पर कहीं न कहीं शहाबुद्दीन की चर्चा हो रही थी कि शहाबुद्दीन की इसमें हामी है या शहाबुद्दीन का विरोध है। तो इन बातों का ख्याल रखा जा रहा था। और अगर एनडीए के उम्मीदवारों की बात करें तो उनकी भी पृष्ठभूमि कहीं न कहीं शहाबुद्दीन के खिलाफत के साथ ही रही है, या जो कैंडिडेट बाहर से आए और एनडीए के साथ जुड़े वो भी कहीं न कहीं उसी पृष्ठभूमि से जुड़े रहे, या तो शहाबुद्दीन के खिलाफ या शहाबुद्दीन के साथ रहकर राजनीति करते रहे हैं। तो दिलचस्प तस्वीर बनती जा रही है। एक ऐसा नेता, एक ऐसा व्यक्ति जो इस वक्त सलाखों के पीछे है, उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, चाहे वो जो उनकी पार्टी उनके समर्थन में हो, चाहे वो जो उसके विरोध में हो और उस नाम को कैश करा रहे हैं। हमारे साथ शशि भूषण भी जुड़े हुए मोतिहारी से, चलेंगे उनके पास। शशि भूषण, जब गोरखपुर से हम चंपारण की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों इलाकों में रेलवे की पटरियों की दोनों तरफ खुले खुले मैदान नजर आते हैं, वहां गन्ने की फसलें नजर आती हैं और बंद पड़ी चीनी मिलें भी नजर आती हैं। क्या इस बार चुनाव में ये मिलें मुद्दा हैं या फिर इग्नोर कर दी गई हैं? क्या किसानों के जहन में चीनी मिलों को दोबारा से चलवाने और ज्यादा जो एक कह सकते हैं कि गन्ना और चीनी का जो उद्योग है इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या कहीं सुगबुगाहट नजर आ रही है, बेचैनी नजर आ रही है, या फिर और दूसरे विषय हैं और ये कहीं ना कहीं ये विषय पृष्ठभूमि हो चला है? क्या है इस विषय को लेकर अभी लोगों के मन में? देखिए, अगर विकास वाकई एक मुद्दा है इस चुनाव में तो निश्चित तौर पे जो आपने कहा बंद पड़ी चीनी मिलें हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, या फिर जो स्थानीय मोती झील है जिसका डेवलपमेंट को लेकर के हर बार सगुफेबाजी होती रही है, तो ये तमाम चीजें मुद्दा होंगी। और जो वोटर आएगा वोट करने के लिए, चाहे वो शहरी इलाके में आए या फिर ग्रामीण इलाके में आए, 12 विधानसभा सीटें हैं मोतिहारी के अंदर, हम बार बार बताते हैं, तो वहां पर वोटर अगर विकास को मुद्दा मानता है तो यकीन मानिए चीनी मिलों का भी मुद्दा उसके जहन में होगा वोट कास्ट करने के समय। लेकिन अगर जातीय गुलबंदी हावी है, जैसा कि अभी तक पार्टियां मान करके चल रही हैं, जो अब तक हमने तस्वीर देखी है, तो ये मुद्दे एक बार फिर से छूट जाएंगे।
यकीन मानिए फिर से वोटर आएगा और वो अपने कास्ट बैरियर को बिना तोड़े हुए उसी लिमिटेशन। चलिए तो शशि ये देखते हैं कि इस बार क्या समीकरण और किन चीजों को लेकर के जनता जो है अपने मत का इस्तेमाल इस बार कर रही है। क्या सारे प्रेडिक्शन इस बार जिस तरीके से बहुत टाइट चल रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, उन चीजों को जनता किस रूप में तस्वीर के तौर पर सामने रखती है। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम चर्चा बार बार कर रहे हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हर बार चुनाव में बेहद हावी नजर आते हैं। जातिगत समीकरण या जातिगत गोलबंदी की बात की जाए तो वो इस बार भी विकास के मुद्दे पर कहीं ज्यादा हावी नजर आ रहा है। क्या इस क्षेत्र की अगर खासतौर पर बात की जाए तो क्या यहां भी ये एक बड़ा फैक्टर है और जनता जब अपने मत का इस्तेमाल करती है तो ये उसके जहन में सबसे आगे होता है? जी देखिए, बिहार में मुजफ्फरपुर को काफी बुद्धिजीवियों का जगह कहा जाता है, समाजवादियों का जगह कहा जाता है और कहा जाता है कि नई सोच की शुरुआत मुजफ्फरपुर से हुआ करती है। ये जॉर्ज की धरती भी रही है। तो साफ तौर पर हम लोगों ने जो महसूस किया है, जो 18 से 23 साल के युवा हैं, इसमें जातिगत बंधनें कुछ हद तक टूटी हैं इस चुनाव में। और जो युवाओं से मेरी बातचीत हुई है या फिर जो सभाओं में हम लोगों ने देखा है, चाहे वो नीतीश जी की सभा हो या फिर नरेंद्र मोदी की सभा हो या अमित शाह की सभा हो, ये जो 18 से 23 साल के युवा हैं, इसमें जातिगत बंधन टूटा है। ये ऐसे वोटर हैं जो पहली दफा वोटिंग कर रहे हैं या फिर दूसरी और तीसरी दफा वोटिंग कर रहे हैं। इनके लिए विकास एक अहम फैक्टर है। अब चुनाव में उन युवाओं पर निर्भर करता है कि क्या वो नीतीश का जो विकास का कॉन्सेप्ट है, मॉडल है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके आधार पर वोटिंग करते हैं, या फिर जो नरेंद्र मोदी पिछले 17 महीने से केंद्र में सत्तारूढ़ हैं और नए विकास की बात कर रहे हैं, विकास के जिस फार्मूले पर मोदी ने 6 सूत्री फार्मूला सुझाया है, उनको लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो रूढ़िवादी बात है, जातिगत बात है, बिहार के लिए एक अहम सत्य है और हम लोगों ने देखा है कि लोग प्रवीण, उस बुद्धिजीवी वर्ग की अगर हम चर्चा करें तो उस बुद्धिजीवी वर्ग तक जब हम पहुंचे, उसकी राय जानने की हमने कोशिश की थी, तो बार बार उसकी तरफ से ये चीजें सामने रखी गई कि जो गठबंधन टूटा उससे यहाँ का विकास पूरी तरह से ठप हो गया। उससे पहले वो स्वीकार करते हैं कि विकास हो रहा था, तस्वीर बदल रही थी, लेकिन इस बार वो टूटने के साथ ही कहीं न कहीं रुक गई। तो अब ये माना जाए कि दोनों ही पार्टियां जो कि यहाँ पर सत्ता में कहें और विपक्ष के साथ साथ मजबूती के साथ एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, निश्चिंत नहीं हो सकती हैं कि किसके फेवर में जनता अब तक मन बनाकर बैठी हुई है। देखिए, यदि मुजफ्फरपुर की बात करें तो इसे 2 संदर्भों में देखा जा सकता है। मुजफ्फरपुर इटसेल्फ एक जगह जो एक बड़ा शहर है, नॉर्थ बिहार का की एक राजधानी है घोषित तौर पर। इस शहर की दुर्दशा को मैंने नजदीक से देखा है पिछले 5 सालों में। शहर की जो सड़कें हैं टूटी है, जल जमाव का नजारा है, नगर निगम की जो राजनीति है उसको लेकर देखिए बार-बार वो विषय आ रहे हैं। जिस तरीके से ये भी बता रहे हैं हमारे संवाददाता कि शहरों के अंदर वही समस्याएं हैं जो अमूमन हम बिहार के हर जिले में शहर की तस्वीर देख रहे हैं। सवाल यह है कि मुजफ्फरपुर जैसा शहर जो बहुत पुराना है, निगम रहा है और बहुत बड़ा सेंटर भी रहा है उद्योग का, व्यापार का, ऐसे में अगर इतने सालों बाद भी ये स्थिति है तो जाहिर सी बात है जनता सवाल उठाएगी। चलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। एक बार हम आगे बढ़ेंगे और सीतामढ़ी का जरा हाल जानेंगे कि यहां पर क्या है आज की स्थिति। तो यहां पर 8 सीटें हैं, रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी और रुन्नी सैदपुर और बेलसंड। ये जो सीटें हैं ये सीतामढ़ी की हैं। एनडीए के खाते से 4 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई हैं, 2 पर रालोसपा और 1 पर लोजपा ने अपनी दावेदारी की है और 1 पर हम पार्टी के उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया। वहीं महागठबंधन की तरफ से 4 सीटों पर आरजेडी, 2 पर जदयू और 2 पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो ये इस बार का चुनावी रण, चुनावी बिसात बिछाई गई है दोनों गठबंधनों की तरफ से सीतामढ़ी के अंदर। नीलकमल हमारे संवाददाता सीतामढ़ी से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सीतामढ़ी का समीकरण क्या है। इससे पहले हम अपने सहयोगी शहबाज के पास चलते हैं और वहां इस क्षेत्र की बात की जाए तो क्या कुछ प्रोफाइल इसका रहा है वो देख लेते हैं।
लगातार आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। हमने जिस तरह से अपने दर्शकों को पिछले 3 चुनावों के अंदर दिखाया है, 3 चरणों के अंदर दिखाया है कि किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सबसे ज्यादा महिलाओं के अंदर उत्साह है, वो निकलकर अपनी बारी का इंतजार करती है, लाइनों में लगी रहती है और घर जाकर खाना भी बनाती है आप जैसे पुरुषों के लिए। उसके बावजूद भी यहाँ पर उनकी जो परसेंटेज है, मतदान करने का प्रतिशत है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर हम सीतामढ़ी सीट की, तो यहाँ से पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू चुनावी मैदान में हैं और उनके मुकाबले पर खड़े हैं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार सुनील कुमार, ये उनके मुकाबले पर खड़े हुए हैं। अब इन दोनों के बीच मुकाबला है, काफी कड़ा मुकाबला है, रोचक मुकाबला है। लेकिन साथ ही साथ अगर यहां पर हम बात करें सीतामढ़ी सीट की, तो यहां पर जो वोटर्स की टोटल संख्या है, मतदाताओं की कुल संख्या है, वो है 2,58,844। ये टोटल आंकड़ा है। पुरुष मतदाताओं का हम यहां पर जिक्र कर लेते हैं। जो पुरुष मतदाता है उनकी यहां पर संख्या है 1,38,627, जो कि भाग्य का फैसला करेंगे इन प्रत्याशियों का। इसके अलावा महिलाएं भी अपनी भागीदारी निभा रही है, तो महिलाओं का भी जिक्र हम यहां पर कर लेते हैं। महिला जो वोटर्स है उनकी संख्या है यहां पर 1,20,207, ये महिला मतदाताओं की संख्या है। लेकिन साथ ही साथ जो हम पिछले 3 आंकड़े दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को लगातार, उसका हम जिक्र कर लेते हैं 2010 का और 2005 के 2 चुनावों का। तो पिछले 3 चुनाव का जो अगर हम जिक्र करें तो उसमें 2010 में यहां से बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू ने फतह हासिल की थी, कमल खिलाया था। 2005 की बात करें, अक्टूबर में भी यहां पर चुनाव हुए थे और यहां पर सुनील पिंटू ही विजयी रहे थे। उस दौरान भी उन्होंने यहां से कमल खिलाया था। इसके साथ ही फरवरी 2005 की बात करें तो उस दौरान भी सुनील कुमार पिंटू ने ही जीत हासिल की थी, लगातार हैट्रिक लगाई है उन्होंने। अब ये जो है बीजेपी की तरफ से काफी विश्वसनीय सीट मानी जा रही है और इस बार साख पर दांव पर यह सीट लगी हुई है कि क्या वाकई में बीजेपी के खाते में यह सीट जाती है, एनडीए के खाते में यह सीट जाती है या फिर महागठबंधन के खाते में यह सीट जाती है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी 2005-2010 किस तरीके से यहां पर स्थितियां रही हैं, सुनील कुमार पिंटू यहां पर लगातार जीतते रहे हैं, तो क्या इस बार तस्वीर ऐसी ही होगी या जनता कुछ बदलाव चाहती है? ये तमाम चीजें तय होंगी। आज इनकी किस्मत का फैसला तो कम से कम यहां की जनता जरूर करने जा रही है। 8 विधानसभा सीटें हैं यहां पर, 4 जेडीयू के पास रही और 4 बीजेपी के पास। इस बार दोनों अलग अलग अपने प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में हैं, तो क्या कुछ समीकरण है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलकमल जुड़ रहे हैं सीतामढ़ी से। जानकी जन्मस्थली जिसके नाम से ये जगह जानी जाती है, नीलकमल, इस बार का समीकरण यहाँ का क्या कहता है? क्या कुछ दावे किए जा रहे थे और उन दावों में कितनी हकीकत नजर आती है? क्या सचमुच यहाँ की जनता उन तमाम दावों के आधार पर इस बार कुछ करने जा रही है? बिल्कुल, जैसा कि कहा आपने कि सीता की जन्मभूमि है और देवों की नगरी है ये। यहाँ पर्यटन के लिए काफी अच्छा यहाँ पर व्यवस्था किया जा सकता है, लेकिन पर्यटन यहाँ पर विकास नहीं कर पाया, पर्यटन का क्षेत्र यहाँ विकास नहीं हो पाया। तो विकास एक मुद्दा रहेगा और जहां तक रही कि मतदाताओं का रुख किस तरफ है, यहाँ कांटे की लड़ाई है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। 4-4 सीट बंटवारा हुआ था पिछले दफा 2010 के चुनाव में, यहां पर एनडीए लीड की थी। लेकिन इस बार जो है परिस्थिति बदल गई है। अब जो है एनडीए, वो जदयू भाजपा का गठबंधन टूट गया, विकास का काम यहां के लोगों के मुताबिक ठप पड़ा है। ऐसे में यहां पर मतदाता का रुख क्या होगा यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन साइलेंटली वोटर जो है इस बार वोट कर रहे हैं और साइलेंट वोटर इस बार का रुख, साइलेंट वोटरों का रुख क्या है ये पता लगाना जरा कठिन है। लेकिन लोगों का रुख जो है वो विकास की तरफ दिख रहा है, ज्यादा विकास चाहते हैं लोग। अब किसी तरह की बातें बिल्कुल देखना होगा कि क्या बीजेपी अपना किला, अपना गढ़ बचा पाती है, क्योंकि लगातार यहां बीजेपी के कैंडिडेट ने ही जीत हासिल की है, उनका पलड़ा भारी रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बदले माहौल में, बदले राजनीतिक समीकरण में क्या वही स्थिति बरकरार रहेगी? क्या बीजेपी उस चुनौती को सफलतापूर्वक स्वीकार कर पाएगी या फिर कोई बड़ा बदलाव यहां पर हो सकता है? आगे बढ़ेंगे और गोपालगंज जिले का हाल जानेंगे। यहां पर विधानसभा की 6 सीटें हैं, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, हथुआ और गोपालगंज, ये तमाम सीटें हैं। गोपालगंज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का गृह जिला है और यहां के परिणाम पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव भी जिले की बरौली सीट से चुनाव मैदान में है। पार्टियों के लिहाज से बात की जाए तो 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 1 पर लोजपा के प्रत्याशी हैं और 1 सीट पर
हम पार्टी के खाते में गई है। वहीं महागठबंधन की तरफ से 3 सीटों पर जदयू, 2 पर आरजेडी और 1 पर कांग्रेस के प्रत्याशी ताल ठोक। बिल्कुल, और जिस गोपालगंज सीट की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ रहे हैं यहाँ से। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, गोपालगंज डेरा का इलाका, गंडक यहाँ पर हमेशा कोहराम मचाती रही है, लोग यहाँ के इस वजह से काफी ज्यादा परेशान रहे हैं। उससे निजात पाने के लिए सारण तटबंध बनाने की मांग उनकी काफी लंबी और पुरानी रही है। इस बार गोपालगंज की जनता के मिजाज को किस रूप में देखा जाए? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, हम गोपालगंज की बात करते हैं तो 3 मुख्यमंत्री भी गोपालगंज से रहे, लेकिन गोपालगंज की तस्वीर जो है बहुत हद तक नहीं बदल पाई है। आमतौर पर जो समय के साथ जो थोड़ा बहुत बदलाव होता है वही देखने को मिल रहा है। इसलिए जनता का जो मूड है वो भी कहीं न कहीं आमने सामने का मूड है। जनता भी चाहती है कि उनके क्षेत्र में विकास हो, लेकिन बावजूद इन सब के एक बात पूरे चुनाव में देखने को मिली है कि खासतौर पर एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर रही है। लेकिन यहाँ के यदि हम बात करते हैं, गोपालगंज की बात करते हैं, तो जिस तरीके से तीसरे चरण का जब चुनाव हुआ था उसमें लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। और इस बार भी जब गोपालगंज में चुनाव है तब भी कहा जा सकता है कि लालू यादव की प्रतिष्ठा यहाँ से दांव पर है, क्योंकि लालू यादव का यह घर भी है, राबड़ी देवी का घर भी है, लालू यादव का ससुराल है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि लालू यादव के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और कहीं न कहीं लालू यादव के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए साधु यादव भी खड़े हैं, सुभाष यादव भी यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुल मिला जुला के कहें तो काफी कांटे की टक्कर है। फिलहाल हम एक बूथ के बाहर है, गोपालगंज शहर का यह बूथ है 134 नंबर, और यहाँ की हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से तैयारियां की गई हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग शामिल हो सके, और चुनाव आयोग के तरीके से तमाम तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। आदर्श बूथ बनाया गया है। हालांकि जिले में कई आदर्श बूथ हमने देखा, और बूथों पर फिलहाल जहां जहां हम गए वहां अच्छी व्यवस्थाएं दिखी हैं, और यहाँ की भी व्यवस्था देख के कहा जा सकता है कि चलिए शैलेंद्र, हम इंतजार कर रहे हैं, बस 6 मिनट का वक्त है जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, और यहाँ पर किस तरह की तस्वीर बन रही है वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल सीधे रुक करते हैं सिवान का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर लगातार हमारे साथ बने हुए। दिवाकर, जरा ये बताइए, अब 5 मिनट ही बमुश्किल बचे हैं जब 7 बजे से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, तो यहाँ इस वक्त किस तरह की तस्वीर दिख रही है? लोगों के अंदर उत्साह किस कदर नजर आ रहा है? देखिए, अभी तो जिस मतदान केंद्र पर हम खड़े हैं, यहाँ तैयारियां जो है चुनाव आयोग की उसको मुकम्मल किया जा रहा है, अमली जामा पहनाया जा रहा है, ईवीएम तैयार किए जा रहे हैं वोटिंग के लिए। अभी मतदाताओं की बात करें तो अभी यहाँ कोई मतदाता नहीं पहुंचे हैं। 1-2 मतदाता जो क्वेरी कर रहे थे, जो सुरक्षा बल के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, उनसे जो वोटिंग के लिए जरूरी दस्तावेज हैं उसको लेकर बातचीत कर रहे थे। वोटिंग के 11 वैकल्पिक दस्तावेज सुझाए गए हैं कि किसी भी दस्तावेज के साथ आप आ सकते हैं मतदान केंद्र और मतदान कर सकते हैं। यहाँ मतदान केंद्र के बाहर या मतदान केंद्र के अंदर जो वोटर के लिए अवेयरनेस के लिए सभी दस्तावेजों की सूचना दी गई है, सूचना पटों पर जानकारी दी गई है। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि इन तैयारियों का कुछ अच्छा रिजल्ट भी, अच्छे नतीजे भी आएंगे। शशि भूषण के पास चलते हैं एक बार फिर से मोतिहारी। शशि, जिस तरीके से अब थोड़ा सा समय रह गया है चुनाव मतदान शुरू होने में, तैयारियों के बारे में एक बार आप बताइए कि मोतिहारी में और आसपास की जो तमाम विधानसभा सीटें हैं वहां पर मतदान के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरती गई हैं, पिछले 3 चरणों को देखते हुए क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है, नई चीजें क्या देखने को मिल रही हैं इस बार मतदान में? हम सीधे अपने जो जिले के सहयोगी हमारे विवेकानंद उनसे ही पूछ लेते हैं। तो विवेका, ये बताइए कि अब वोटिंग शुरू होने में चंद मिनटें ही बची हैं, तो प्रशासनिक इंतजाम और चुनाव आयोग की तरफ से जो इंतजामात हैं कि वोटर बिना डरे बिना भय के आए, वोट करे, कास्ट करे, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए? देखिए, जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए काफी कड़े प्रबंध किए हैं। सभी बूथों पर सीआरपीएफ और केंद्रीय बल जो आए हैं जिले को दिया गया है, उस बल को लगाया गया। कम से कम 4
सीआरपीएफ या एसएसबी के जवान हर बूथ पर रहेंगे। बाकी जो नक्सल प्रभावित 3 विधानसभा क्षेत्र है वहां तो शाम 4 बजे तक चुनाव होना है, वहां पर हर बूथ पर कम से कम 8 केंद्रीय बल रहेंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि सुरक्षा के बेहद प्रबंध किए गए हैं। मत सीटें हैं जहां पर 4 बजे तक की वोटिंग होनी है, हमारे दर्शक भी जानना चाहिए। देखिए, सिकरहना अनुमंडल का एक ढाका विधानसभा है और चिरैया विधानसभा है, और दूसरा पकड़ी दयाल अनुमंडल का मधुबन विधानसभा है जहां पर शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी। चूंकि यह नक्सल इफेक्टेड एरिया है, वहां पर कई नक्सली घटनाएं होती रही हैं, तो लिहाजा चुनाव आयोग ने वहां समय में कटौती कर दी है और 1 घंटे वहां समय में कटौती कर दिया है। शाम 4 बजे तक ही वहां वोटिंग हो पाएगा। ये तस्वीरें भी हम सीधे जोड़ रहे हैं जो सुरक्षा के इंतजामात के मद्देनजर बता रहे थे विवेका। वो तस्वीरें यहाँ हमें जो मोतिहारी का शहरी बूथ है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, बूथ संख्या 96 है ये, जो कोऑपरेटिव बैंक का भवन है, वहां पर देखिए तैयारियां जो है वो अंतिम चरण पे है। और जो मॉकपोल होती है, जो प्रक्रिया होती है कि वोटिंग जो है वो वोटिंग शुरू होने के पहले जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके सामने बाकायदा डमी पोल्स किए जाते हैं और वो ईवीएम की टेस्टिंग के लिए होते हैं। तो वो अभी चीजें चल रही हैं। चलिए शशि भूषण, आप तमाम सहयोगी जिन जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बने रहे हैं। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और फौरन वापस होते हैं। क्या है बिहार की जनता की मंशा? विधानसभा चुनाव में किसकी होगी जीत और किसकी हार? बीजेपी की कौन सी चाल कारगर होगी? महागठबंधन की 2.5 चाल के रंग बिहार की चुनावी चौसर में जानिए। देखिए प्रोग्राम चुनावी चौसर शनिवार और रविवार रात 8 बजे। चुनावी चौसर पावर्ड बाई सुपर शक्ति टीएमटी, भूकंप रोधी सुपर शक्ति टीएमटी FE 500D, उम्मीद से ज्यादा। प्रायोजक शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना। NG टाउन्स, हमारा सपना सपनों का घर हो अपना। सभी प्रकार के फर्नीचर के लिए पधारें। मेसर्स MA फर्नीचर, बिलौरी बाईपास, पूर्णिया। 7वां बेस्ट कॉलेज, श्रीराम ग्रुप, जबलपुर। सह प्रायोजक वी केयर, जरूरत एक्स्ट्रा। पेफिस पाइए गैस, एसिडिटी और बदहजमी से तुरंत और पूरा आराम। खास है खूबसूरती, खास है प्रेरणा। युवा शक्ति हमारी राष्ट्र शक्ति है। युवा शक्ति जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं है। भारत माता की। खास है शख्सियत, हम हर देशवासी पर भरोसा करके चलना चाहते हैं। खास है कला। Cinema is a greater integrator than perhaps any other institution in the world. खास है जुनून, खास वही जिस पर टिक जाए नजर। खास खबर, तो देखिए, बेतिया पश्चिम चंपारण की एक सीट और ये ब्लॉक भी है, और यहाँ पे जिस तरीके से सबसे ज्यादा जो लोगों की परेशानी रही कि जब विधायक जो रहे हैं वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो उनकी सरगर्मी बढ़ जाती है, बार बार उनके दर्शन भी होने लगते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है तो उनके पास इसके कई बहाने होते हैं। तो जनता उन बहानों को इस बार कितनी गंभीरता से ले रही है और क्या करेगी ये वो भी सोच रहे हैं। इस बार का चुनाव वैसे दिलचस्प इस लिहाज से भी हो गया है क्योंकि
पहले के मुकाबले समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तमाम नेताओं को। और आपको बता दें, इस वक्त की मतदान शुरू हो गया, उसका समय शुरू हो गया है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। 7 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई, मतदान शुरू हो गया है। 776 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने शुरू कर दिया है। मतदान देना शुरू हो चुका है और जिसमें 57 महिला प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में, जिनकी किस्मत का आज फैसला जनता जनार्दन यहाँ पे कर रही है। जो 7 जो जिले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सीवान, इन सभी जगहों पर अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ के लोग अब अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक अपने घरों से पोलिंग बूथों का रुख नहीं किया, उनसे हम यही